हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो नया चैनल है स्टडी विद स्मार्टनेस का ही एक दूसरा चैनल हमने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आपका जो एक्चुअली जो हमारा पहला चैनल बना उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम उसमें वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, जैसे अभी तक आप हमें सपोर्ट करते आए हैं। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी उस मुकाम तक पहुँचाइए जैसा आपने अभी तक हमारा साथ दिया है। दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले के जितने वीडियोस हैं आपको उस चैनल में अभी भी मिल जाएंगे। आप उसको पूरी तरह से विजिट कर सकते हैं आसानी से, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद के सारे वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो हम आज हमने टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, वो है मध्य प्रदेश के जितने भी आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम एक एक चीज़ डीपली पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले आप एक जो मैप है वो देख लीजिए। तो दोस्तों, आपके सामने एक ये मैप है। इस मैप को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके सेव भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपका ये मैप। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में देख लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मध्य भारत का पठार कहाँ पर है, उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपका मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी बेसिन इस तरह से बीच से गुजरती हुई है। रीवा का पन्ना का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा, मैकल स्टडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी से रिलेटेड हम आपके लिए आगे जो एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र किस पठार के द्वारा घेरा गया है। मतलब कि आपका जो हमने अभी मैप दिखाया है एमपी का, उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस पठार के द्वारा घेरा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, जो मालवा का पठार है एमपी में, इसकी भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पर पूरी आपकी काली मिट्टी, जैसे कि हमने आपको कल बताया था, काली मिट्टी पाई जाती है। और जो काली मिट्टी, जैसे आपको पता है कि ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, यहाँ पर खेती कृषि के लिए बहुत ही अच्छी उपजाऊ होती है और यहाँ पर काफ़ी सारी नदियों का उद्गम स्थल भी है, नदी का बहाव भी है। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन करने लायक ये है कि मालवा का जो पठार है वो एमपी का 28.62% इतना एरिया घेरा हुआ है। एमपी का आपका जो टोटल एरिया है उसमें से 28.62% भाग में आपका मालवा का पठार फैला हुआ है। अगर हम एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो 88,222 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका पूरा एरिया है। 88,222 याद करने में बहुत ईजी है। आपका टोटल एरिया है मालवा के पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है दोस्तों कि मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपकी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी मालवा के पठार से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि माही नदी, चंबल, पार्वती और बेतवा, ये चारों नदियाँ मालवा के पठार में ही बहती हैं। ठीक है, तो इन नदियों के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। एक एक नदियों के बारे में, उनका उद्गम स्थल, वो किस प्रवाह में बहती हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक नदी वाला वीडियोज़ दिया जाएगा, उसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर मालवा के पठार से संबंधित ये चारों नदियाँ हैं आपकी। नाम अच्छे से देख लीजिएगा, माही, चंबल, पार्वती और बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रेणी मालवा के पठार की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है दोस्तों अरावली पर्वत। ठीक है, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में। तो देखिए, एक बार मैप देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में इस तरह से आपका अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी आपका इस तरह से एक्चुअली ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है, करीब 800 मीटर, 800 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अगर अरावली पर्वत की बात करें दोस्तों, तो ये आपका सबसे पुराना पर्वत है। मतलब कि विश्व भर में सबसे पुराना पर्वत है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत को आपको पर्वतों का दादा भी कहा जाता है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। तो ठीक है दोस्तों, आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों, वो आपका माउंट आबू में, याद रखिएगा, माउंट आबू में है। माउंट आबू जो है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एमपी की बात की जा रही है। कि जब देखिए, जो अरावली पर्वत है आपका, वो दिल्ली से लेकर दिल्ली, एमपी, गुजरात, राजस्थान, इस तरह से पूरे में फैला हुआ है 800 किलोमीटर में। ठीक है, और एमपी में
जब अरावली पर्वत एंट्री होती है और एग्जिट होता है तो उस बीच जब अरावली पर्वत का एमपी का भाग है उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वह उसका नाम है दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुरु शिखर। ठीक है ना, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एमपी में। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है तो वो है आपका माउंट आबू, जैसा हमने आपको पिछले इक्वेशन में बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो गुरु शिखर है वो आपका 1158 मीटर ऊंचा है। याद रखिएगा अच्छे से, गुरु शिखर एमपी में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई है 1158 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा नदी के दक्षिण में किस प्रमुख पर्वत श्रेणी का विस्तार है? अगर आपने मैप में ध्यान से देखा होगा दोस्तों, तो इस तरह से जब नर्मदा नदी बहती है तो उसमें दक्षिण की तरफ में, दक्षिण की बात की जा रही है तो वहाँ पर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण में आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका करेक्ट आंसर है आपका धूपगढ़। ठीक है, पचमढ़ी भी है जो आपका इसी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ध्यान से देखिएगा, धूपगढ़ है आपकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 1120 किलोमीटर्स। ठीक है, 1120 किलोमीटर्स, नो नहीं सॉरी, जो 1120 है आपकी सतपुड़ा की जो लंबाई है वो है आपकी 1120 किलोमीटर सतपुड़ा श्रेणी की लंबाई। अगर धूपगढ़ की हम ऊंची चोटी की बात करें तो वो है आपकी 1350 मीटर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों डेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? सतपुड़ा पर्वत की जो चट्टानें निर्मित है दोनों वो हैं आपकी ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इन दोनों प्रकार की चट्टानों से सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो अमरकंटक जो है दोस्तों वो आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है दोस्तों? जैसा कि हमने बताया कि नर्मदा नदी जो है बेसिकली अगर आप पूरे मैप को देखेंगे दोस्तों तो नर्मदा नदी जो है वो एमपी को दो भागों में डिवाइड करने का भी काम करती है। ठीक है, एक विभाजक रेखा के रूप में भी ये काम करती है। तो नर्मदा नदी के जैसे कि हमने देखा कि दक्षिण में आपका सतपुड़ा पर्वत है पूरा। ठीक है, और तो नर्मदा नदी के जो उत्तर में है वो आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर पूरी आपके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत से किन नदियों का उद्गम हुआ है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों वहाँ से नर्मदा, सोन, बेतवा इन तीनों का उद्गम हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इन तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस श्रेणी का जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है? अवसादी चट्टानों से जो मध्य प्रदेश में निर्माण हुआ है दोस्तों तो वह आपका मैकल अमरकंटक श्रेणी का। ठीक है, मैकल अमरकंटक जो श्रेणी है आपकी उसका निर्माण जो अवसादी चट्टानों से हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये मैकल अमरकंटक श्रेणी है कहाँ दोस्तों? तो सतपुड़ा, जैसा कि हमने बताया कि ये नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा, एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपकी नर्मदा नदी है, इसके दक्षिण में आपकी सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, और सतपुड़ा के ही जो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व का जो ये हिस्सा है दोस्तों ये आपकी मैकल अमरकंटक श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। तो इन चट्टानों का जो निर्माण है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीएससी में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो पचमढ़ी है वो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो ये आपकी महादेव पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है। और महादेव पर्वत श्रेणी की जो लोकेशन है दोस्तों वो आपकी सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से में, इस साइड पूर्वी हिस्से में आपका महादेव श्रेणियों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्यान कगारी प्रदेश किस पठार को कहा जाता है? विंध्यान कगारी प्रदेश नाम अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये आपका जो कहा जाता है रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। ठीक है, रीवा पन्ना के पठार को। आप मैप में इसकी एक बार लोकेशन देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए दोस्तों कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों सिगार। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, सिगार जो है आपके मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, जैसे चेरापूंजी मौसिम राम में है और वो फेमस है आपकी बारिश के लिए, उस तरह से मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी है वो आपकी बारिश के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाना पाओ, सिगार और धजारी चोटियाँ किस पठार पर स्थित हैं? तो ये तीनों चोटियाँ इंपॉर्टेंट है, नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। जाना पाओ, सिगार और धजारी चोटियाँ ये आपके मालवा के पठार में स्थित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा है। किस पठार की सर्वोच्च चोटी जो है वो सिद्ध बाबा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बुंदेलखंड के पठार की। बुंदेलखंड का पठार जो है दोस्तों वो आपके मध्य भारत के पठार और बघेलखंड के पठार के बीच में पड़ता है दोस्तों। मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, और नीचे है आपका बघेलखंड का पठार। तो इस तरह से आप मैपिंग देखकर बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे छोटा पठार कौन सा है। सबसे छोटा पठार जो है दोस्तों वो आपका बघेलखंड का पठार है, जाके पूरे एमपी का करीब 7% एरिया में फैला हुआ है। केवल 7% एरिया में सबसे छोटा पठार है आपका वो है बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पीएससी में हमेशा कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है कि जो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है। तो करेक्ट आंसर इसका जाता है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच ये बहती है। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। जैसा आप सबको पता है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि जो मध्य प्रदेश है उसे कर्क रेखा जो है 2 भागों में बांटती है और ये करीब आपके 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी जब कर्क रेखा पर, तो मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। तो आपके पूर्वी भाग जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है दोस्तों वो आपका टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर वाले क्षेत्र को कहते हैं आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी जो है दोस्तों उसका इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रहा है। ठीक है, चंदेरी के किले वगैरह वहाँ आप काफ़ी पढ़ेंगे आगे जाकर, एमपी के जो नोट्स होते हैं उसमें। तो चंदेरी जो है सीमाएं अपनी मालवा और बुंदेलखंड इन दोनों सीमाओं को अपने में बांटता है। मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, इन दोनों जो है वो आपकी चंदेरी द्वारा बांटी जाती हैं। और चंदेरी की आपको पता होगा दोस्तों कि वहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस होती हैं, चंदेरी की साड़ियाँ। अगर हम जिले की बात करें दोस्तों, चंदेरी आपका अशोकनगर जिले में आता है। ठीक है, अशोकनगर जिले में। तो इस जो जितने भी आपके जिले वगैरह हैं, हम दोनों दोस्तों 1 बाय 1 सारे जिलों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में हांडी खो नामक खाई किस जगह पर पाई जाती है। हांडी खो नामक बहुत ही फेमस है दोस्तों, पर्यटक स्थल के नज़रिए से बहुत ही फेमस है ये नाम, कि हांडी खो खाई जो है वो आपकी पचमढ़ी में पाई जाती है। ठीक है, हांडी खो खाई आपकी पचमढ़ी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा कि ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपका हमारा आज का सेशन जरूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और फॉलो करिए। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे साथ डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री PDF के लिए। धन्यवाद।